पिछले क्लास में हम लोग क्या किया, सबसे पहले तो एरिया वेक्टर देखें। एरिया वेक्टर में क्या देखें कि एरिया का डायरेक्शन किसी भी, अगर प्लेन फिगर है, मान लेते हैं कोई प्लेन फिगर है, कोई स्क्वायर या कोई रेक्टेंगल ले लें, तो प्लेन फिगर के लिए एरिया वेक्टर का डायरेक्शन किधर लिए थे हम लोग, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड या इनवर्ड। और ये आउटवर्ड लें या इनवर्ड लें, ये कम्प्लीटली हमारे ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन एक बार अगर हम आउटवर्ड ले लें तो थ्रू आउट द क्वेश्चन हमको आउटवर्ड ही रखना पड़ेगा। अगर एक बार इनवर्ड ले लें तो थ्रू आउट द क्वेश्चन इनवर्ड। ऐसा नहीं कि हाफ क्वेश्चन बना रहे हैं तो हाफ क्वेश्चन में इनवर्ड और हाफ क्वेश्चन में आउटवर्ड, ऐसा नहीं, ठीक है। और अगर क्लोज फिगर है, मान लेते हैं कोई स्फेयर है या कोई क्यूब है, तो वहाँ पे एरिया वेक्टर का डायरेक्शन किधर था, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड हमेशा, ठीक है। दूसरी बात हम लोग गॉस थ्योरम देखे थे। गॉस थ्योरम में क्या बोले कि टोटल फ्लक्स एसोसिएटेड विथ ए क्लोज्ड फिगर क्या था, Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डेफिनेशन हम लोग क्या देखे थे, फाई बराबर E इंटू ए या S, एरिया को हम S से भी डिनोट कर रहे हैं, A से भी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो E इंटू ए इंटू कॉस थीटा, इसको डॉट प्रोडक्ट के टर्म में हम E डॉट ए भी बोल सकते हैं कि नहीं, या E डॉट S भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग देखे थे। आज हम लोग देखते हैं, इस पे कुछ क्वेश्चन भी करेंगे आगे, ठीक है। आज हम लोग गॉस थ्योरम को प्रूफ करेंगे। ठीक है, चलिए। प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम फ्रॉम कूलम्स लॉ। ठीक है, गॉस थ्योरम को प्रूफ करेंगे हम लोग कूलम्स लॉ की मदद से, ठीक है। तो सबसे पहले कूलम्स लॉ क्या है, तो हमको पता है कि अगर कोई भी चार्ज है, मान लेते हैं ये कैपिटल Q और यहाँ पे स्मॉल q, ठीक है, ये भी पॉजिटिव ले लिए, ये भी पॉजिटिव ले लिए, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू कूलम दोनों के बीच का सेपरेशन क्या है, r, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ क्या बोलता है कि इस चार्ज के कारण इस चार्ज पे फोर्स कितना लगता है, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q स्मॉल q बाय r स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फोर्स लगा। तो अगर हम बोलें कि सिर्फ इस चार्ज के कारण यहाँ पे फील्ड क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, हमको तो पता है कि किसी भी चार्ज पे फोर्स तभी लगेगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो आखिर ये इस पे फोर्स लगा रहा है किसकी वजह से, क्योंकि ये यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किए हुए हैं और वो फील्ड इस चार्ज पे फोर्स लगा रहा है। इसका मतलब है कि इस चार्ज के कारण यहाँ पे एक फील्ड है और उस फील्ड का डेफिनेशन क्या है, तो E इज इक्वल टू 1/4, ये इसको ऐसे बोल सकते हैं हम लोग, E इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज, ठीक है। मतलब कि ये कैपिटल Q स्मॉल q पे कितना फोर्स लगाया है वो तो F है, ठीक है, और किस चार्ज पे लगाया तो स्मॉल q पे लगाया, तो उसको डिवाइड कर देंगे तो इस पॉइंट पे हमको इस चार्ज के कारण फील्ड पता चल जाएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुआ, F/Q, तो F तो पूरा इतना है, बाई Q करेंगे तो Q खत्म हो जाएगा, तो फाइनली क्या बचा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q बाय r स्क्वायर। ये आपको पता भी होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इतना होता है किसी भी पॉइंट चार्ज के कारण। तो इसी की मदद से हम लोग आगे गॉस थ्योरम को प्रूव करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो थोड़ा नोट कीजिएगा पहले, okay, we consider a point charge, we consider a point charge, we consider a point charge Q, capital Q, and according to Coulomb's law, the electric field
and according to Coulomb's law the electric field at a distance r, small r, electric field at a distance r is क्या, तो नीचे E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय आर स्क्वायर। ठीक है, हम क्या किए अभी, कोई भी मान लेते हैं हम पॉइंट चार्ज Q यहाँ पे कंसीडर किए। अब इस चार्ज के कारण किसी r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, इतना, तो इस पॉइंट को P मान लेते हैं हम लोग। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, r को रेडियस मान के एक गॉसियन स्फीयर हम लोग इमेजिन करेंगे। ठीक है, कंसिडरिंग r एज रेडियस वी विल इमेजिन ए गॉसियन स्फीयर। गॉसियन स्फीयर किसको बोलते हैं, एक इमेजिनरी स्फीयर विच इज यूज टू अप्लाई गॉस थ्योरम। ठीक है, जहां हम गॉस थ्योरम अप्लाई करने वाले हैं तो हम एक इमेजिनरी स्फीयर ड्रॉ किए यहाँ पे। ठीक है, इसको गॉसियन स्फीयर बोले, और इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है पता है हमको, E आउटवर्ड, क्योंकि चार्ज कैसा है, पॉजिटिव। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पे गॉस थ्योरम ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डेफिनेशन यूज करेंगे। तो उसके लिए क्या करते हैं, एक एलिमेंटल एरिया ds कंसीडर किया। अब इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, आउटवर्ड, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड होता है। ठीक है, तो फ्लक्स एसोसिएटेड विद दिस एलिमेंटल एरिया, सिर्फ ये ds एरिया से कितना फ्लक्स होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स with elemental area ds, एरिया ds क्या हो जाएगा, तो d फाई बराबर E डॉट ds, यही ना इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देयरफॉर टोटल फ्लक्स total flux with whole sphere क्या हो जाएगा, तो फाई बराबर क्या करेंगे हम लोग, क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds। ठीक है, अगर सरफेस क्लोज हो तो फ्लक्स क्या होगा, क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds। ठीक है, अब E डॉट ds को क्या लिख सकते हैं हम लोग, E इंटू ds इंटू कॉस कितना लें, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल क्या है, 0 डिग्री, दोनों पैरेलल है। ठीक है, तो कॉस 0 डिग्री, तो कॉस 0 डिग्री 1। ठीक है, दिस इंप्लाइज फाई इज इक्वल टू क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ E इंटू ds। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है हर जगह की नहीं, इस चार्ज से स्फीयर पे कोई कहीं भी हम पॉइंट ले लेते, दूरी तो सेम रहता, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होता, सेम होता। ठीक है, तो E को हम बाहर भी कर सकते हैं, तो यहाँ पे E को बाहर किए और क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ ds। अब ds क्या था, एलिमेंटल एरिया ऑन द स्फीयर, तो क्लोज्ड इंटीग्रेशन मतलब टोटल क्लोज सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। ठीक है, तो टोटल क्लोज सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज फाई इज इक्वल टू E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, होगा कि नहीं। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद द होल स्फीयर, ये तो सिर्फ एलिमेंटल एरिया से था ds से, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। तो इंटीग्रेशन को जब हटाएंगे हम लोग तो ds की जगह क्या रखेंगे, s हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया, और जिसकी जगह 4 पाई आर स्क्वायर रखती है हम लोग। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू पता है हमको, पुट कर देते हैं, दिस इंप्लाइज फाई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q बाय आर स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो 4 पाई खत्म, आर स्क्वायर भी समाप्त, तो क्या बच गया, Q बाय एप्सिलॉन नॉट आया। दिस इंप्लाइज
phi is equal to q by epsilon naught, which proves Coulomb's law from Gauss theorem. ठीक है, इसको नोट कर लीजिए. ठीक है, अब इसी का कन्वर्स हम लोग करते हैं, प्रूफ ऑफ. उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन करेंगे. Coulomb's law, from Gauss theorem. ठीक है, प्रूफ ऑफ Coulomb's law फ्रॉम गॉस थ्योरम. ठीक है, अब मान लेते हैं हमको Coulomb's law नहीं पता, लेकिन गॉस थ्योरम हमको पता है. ठीक है, तो उसकी मदद से हम Coulomb's law तक पहुंच सकते हैं. जैसे देखिए, फिर से वही काम हम क्या किए, कोई पॉइंट चार्ज कंसीडर किए. ठीक है, और r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है इस पॉइंट पे नहीं पता, लेकिन हम कुछ E तो मान सकते हैं. ठीक है, इस चार्ज के कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा ये हमको नहीं पता है, लेकिन हम मान लिए E है इलेक्ट्रिक फील्ड, और किधर होगा ये तो आउटवर्ड होगा, ये पता है, पॉजिटिव चार्ज है. तो अगेन कंसिडरिंग r एज रेडियस, फिर से r को रेडियस मान के हम एक गॉसियन स्फीयर बनाए. ठीक है, तो देखिए, फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड विथ एलिमेंटल एरिया ds, डी फाई बराबर क्या, फिर से E डॉट ds. ठीक है, देयरफॉर टोटल फ्लक्स फाई बराबर क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds. ठीक है, इसको हम डायरेक्ट लिख देते हैं. दिस इम्प्लाइज फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर. ये समझ में आया, डायरेक्ट लिखे हैं. E कांस्टेंट रहेगा, उसको बाहर किए, ds का क्लोज्ड इंटीग्रेशन 4 पाई आर स्क्वायर. ठीक है, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लिया. ये जो फ्लक्स निकाले हम, वो किससे एसोसिएटेड है, ये गॉसियन स्फीयर से. ठीक है, अभी नाउ फ्रॉम गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम की मदद से अगर हम फ्लक्स बताएं इसी गॉसियन स्फीयर से, तो क्या होगा, गॉस थ्योरम क्या बोलता है कि टोटल फ्लक्स एसोसिएटेड विथ ए क्लोज्ड फिगर क्या होगा, Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट. तो ये गॉसियन स्फीयर तो एक क्लोज्ड फिगर अभी है, और इसके अंदर चार्ज कितना हम लोग लिए थे, Q. ठीक है, तो क्या हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट. ये सेकेंड इक्वेशन. ठीक है, अब दोनों को कंपेयर कर देते हैं. ये भी फ्लक्स इसी गॉसियन स्फीयर से है, ये भी फ्लक्स इसी गॉसियन स्फीयर से, लेकिन ये हम निकाले गॉस थ्योरम की मदद से, और ये निकाले फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स से. ठीक है, तो अब दोनों को कंपेयर करते हैं. तो कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड, तो क्या हो जाएगा, E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, Q बाय एप्सिलॉन नॉट. तो फाइनली क्या आ गया, E इज इक्वल टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय आर स्क्वायर होगा. ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया. अब सोचिए कि अगर इस पॉइंट पे, मान लेते हैं इसको P पॉइंट मान लिया, अगर हम यहाँ पे कोई भी चार्ज स्मॉल q डाल दें, तो फोर्स कितना लगेगा, तो फोर्स क्या होता है, फोर्स बराबर चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, F बराबर Q इंटू E. ठीक है, देयरफॉर फोर्स ऑन चार्ज Q, स्मॉल q इज कितना, तो F इज इक्वल टू Q इंटू E बराबर क्या हो जाएगा, E का वैल्यू पता है 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q स्मॉल q बाय आर स्क्वायर. यही ना Coulomb's लॉ है. ठीक है, विच प्रूव्स Coulomb's लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम.
ठीक है, इसको नोट कर लें। चलिए अब जैसे क्वेश्चन लिखिएगा, पर नोट कर लीजिए क्वेश्चन। इफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड E is equal to 100 I cap plus 50 J cap plus 20 K cap, ठीक है, exist in the space then find the electric flux associated with a square wall. Find the electric flux associated with a square wall of side 10 meter lying along lying along first XY plane, second YZ plane और थर्ड XZ प्लेन, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, एक 10 मीटर स्क्वायर वाल से हमको फ्लक्स बताना है, और वो स्क्वायर वाल फर्स्ट क्वेश्चन में XY प्लेन के अलॉन्ग है। XY प्लेन बोलने का मतलब क्या हुआ, जैसे अगर ये X एक्सिस हम इस डायरेक्शन में लिए, Y एक्सिस सामने, Z एक्सिस ऊपर, ठीक है, तो XY प्लेन कौन सा है। अगर ये कमरे की बात करें तो XY प्लेन फर्श हो गया, ठीक है, फिर XZ प्लेन कौन सा हो जाएगा, इधर वाला वाल, YZ प्लेन ये वाल, सामने वाला वाल, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं XY प्लेन में रखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, तो फ्लक्स कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट के लिए हम क्या करें, एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा, ए वेक्टर इज इक्वल टू, तो 10 मीटर साइड है स्क्वायर वाल का, तो एरिया कितना हो जाएगा 100 मीटर स्क्वायर, ठीक है। और डायरेक्शन क्या होगा, तो डायरेक्शन तो हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है। तो अगर XY प्लेन में वाल है, मतलब फर्श में है, तो उसका एरिया वेक्टर किधर होगा, Z एक्सिस के अलॉन्ग, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं ए वेक्टर इज इक्वल टू कितना 100 K कैप, ठीक है, एरिया वेक्टर निकल आया। दिस इंप्लाइज फ्लक्स एसोसिएटेड विथ द वाल, तो फाई बराबर क्या होता है E डॉट ए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया 100I प्लस 50J प्लस 20K, ठीक है, डॉट कितना 100K कैप, 100K कैप, ठीक है। दिस इम्प्लाइज, अब देखिए सभी को क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ेगा, ऐसा सभी का डॉट प्रोडक्ट करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा I डॉट के 0, I किधर x एक्सिस में और K Z एक्सिस में, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, तो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, AB cos थीटा, तो cos 90 0, तो I डॉट के 0 प्लस J डॉट के, ये भी क्या होगा 0 प्लस K डॉट के 1, और मैग्नीट्यूड कितना 20 इंटू 100, तो 2000, ठीक है। दिस इम्प्लाइज फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2000। यूनिट क्या होगा इसका, फ्लक्स का यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर
पर कूलम, या इसी को वोल्ट मीटर भी बोलते हैं हम लोग। ये वोल्ट मीटर कैसे हुआ, समझ में आ रहा है? वोल्ट मीटर जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का रिलेशन पता था ना, dV बराबर क्या लिखते थे हम लोग, माइनस ऑफ E डॉट dr, ये ना। तो E बराबर क्या हो जाएगा, dV बाय dr। तो ये क्या, पोटेंशियल डिफरेंस और ये लेंथ, तो V वोल्ट पर मीटर, ठीक है। तो वोल्ट पर मीटर हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का, और एरिया का मीटर स्क्वायर, तो वोल्ट बाय मीटर इंटू मीटर स्क्वायर, तो वोल्ट इंटू मीटर, ठीक है। उसी प्रकार YZ प्लेन में अगर वाल हो तो निकल जाएगा। YZ प्लेन में होगा तो क्या करना होगा, क्या चेंजेस आप कर सकते हैं इसमें? हाँ, YZ प्लेन में जो है एरिया वेक्टर x एक्सिस में आ जाएगा, तो यहाँ k कैप की जगह क्या हो जाएगा, I कैप। उसी प्रकार XZ प्लेन में अगर होता तो XZ प्लेन में अगर होता तो एरिया वेक्टर y एक्सिस के अलॉन्ग आता, ठीक है। तो यहाँ पे j कैप हो जाता, ठीक है, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन मेनली हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए करते हैं। कहीं भी कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो, जैसे कोई रॉड है, इनफाइनाइटली चार्ज रॉड है, उसके कारण हमको किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, या कोई इनफाइनाइटली चार्ज प्लेट है, कोई इनफाइनाइटली चार्ज शीट है, ठीक है। तो उसके कारण अगर कहीं भी हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो हम आसानी से गॉस थ्योरम की मदद से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट एप्लीकेशन लिखिएगा, पहला, टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू infinitely charged rod, charged rod। इनफाइनाइटली चार्ज रॉड के कारण हमको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, ठीक है। तो क्या करें हम लोग, सबसे पहला काम हम मान लेते हैं एक रॉड है ये जो इनफाइनाइटली चार्ज्ड है, और इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी किसको बोलते हैं, चार्ज पर यूनिट लेंथ। लीनियर चार्ज डेंसिटी कुछ लैम्डा आपको दिया रहेगा, ठीक है, और उसके कारण हमको किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है। तो पहले नोट कीजिएगा, we consider an infinitely charged rod, we consider an infinitely charged rod, we consider an infinitely charged rod having linear charge density, having linear charge density lambda, having linear charge density lambda, and we are to find the electric field, and we are to find the electric field, and we are to find the electric field at a distance r, small r, at a distance r from the rod। देखिए ये एक इनफाइनाइटली चार्ज रॉड है, ठीक है, मान लेते हैं पॉजिटिवली चार्ज्ड है, ठीक है। हमको किसी P पॉइंट पे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। ये है पॉइंट P जो कि कितने डिस्टेंस पे है रॉड से, R डिस्टेंस पे, ठीक है। हम क्या करें, सबसे पहला काम क्या है, जैसे वहाँ पे क्या किए थे, गॉसियन स्फीयर बनाए थे, पॉइंट चार्ज था इसलिए गॉसियन स्फीयर बनाए। यहाँ पे लीनियर रॉड है तो यहाँ पे कैसा फिगर बनाए हम लोग, सिलेंड्रिकल बनाएंगे, ठीक है। तो कंसिडरिंग R एज रेडियस हम लोग क्या किए, एक
considering r as radius, we imagine a Gaussian cylinder. ठीक है, जिसका लेंथ कुछ हम l मान लेते हैं। ठीक है, तो ये ओपन, अभी हम इसको क्लोज सिलेंडर मान रहे हैं कि इधर से भी मान लेते हैं, इसको ब्लॉक कर दिया, इधर से भी ब्लॉक कर दिया, और एक कर्व सरफेस तो है ही। ठीक है, तो देखिए इस रॉड के कारण जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे होगा उसका डायरेक्शन किधर होगा? आउटवर्ड। ठीक है, तरीका क्या है? अगर हम डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स देखें तो फ्लक्स का डेफिनेशन क्या बोलता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड विथ एनी सरफेस इज गिवन बाय डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, यही बोलता है। ठीक है, तो देखिए फ्लक्स एसोसिएटेड विथ गॉसियन सिलेंडर क्या होगा? बोलिए, इस गॉसियन सिलेंडर से फ्लक्स एसोसिएटेड क्या होगा? तो अगर हम डेफिनेशन से देखें तो टोटल फ्लक्स अगर निकालना हो तो इसके यहाँ पे दो तरह का सरफेस है, एक तो कर्व सरफेस है और दो प्लेन सरफेस है। ठीक है, तो टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा? फाई बराबर फ्लक्स थ्रू कर्व सरफेस, उसको हम सी से डिनोट किए, प्लस फ्लक्स थ्रू प्लेन सरफेस, एक प्लेन सरफेस ये, प्लस फ्लक्स थ्रू दूसरा प्लेन सरफेस ये। ठीक है, तो पूरा ये सिलेंडर कवर हो जाएगा। ठीक है, सारा सरफेस इसका आ जाएगा। अब फ्लक्स थ्रू दिस कर्व्ड सरफेस क्या हो जाएगा? फाई बराबर क्या होता है? मान लेते हैं वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई देखें हम लोग। अब यहाँ पे जो एरिया वेक्टर हम कंसीडर करेंगे इसका भी डायरेक्शन किधर होगा? आउटवर्ड होगा, ds। ठीक है, तो फाई सी बराबर क्या? ई इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ds, कौन सा? कर्व्ड सरफेस। ठीक है, प्लस इस प्लेन सरफेस के लिए क्या होगा? ई इंटू एस मान लेते हैं प्लेन सरफेस को, इंटू कॉस 90 डिग्री, प्लस दूसरे प्लेन सरफेस के लिए भी क्या होगा? ई इंटू एस इंटू कॉस 90 डिग्री। ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं? कॉस 90 हम क्यों लिए? क्योंकि जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है हर जगह किधर होगा? आउटवर्ड होगा। ठीक है, और इस प्लेन सरफेस के लिए एरिया वेक्टर किधर हो जाएगा? इस डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री। ठीक है, और इस प्लेन सरफेस का एरिया हम एस मान लिए। ठीक है, तो इसके लिए फ्लक्स क्या होगा? तो ई इंटू एस इंटू कॉस 90। इस प्लेन सरफेस के लिए भी इसका एरिया वेक्टर इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन परपेंडिकुलर। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या? ई इंटू एस इंटू कॉस 90। तो ये दोनों टर्म क्या हो गया? 0। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? फाई इज इक्वल टू ई इंटू कर्व्ड सरफेस का इंटीग्रेशन करेंगे तो टोटल कर्व्ड सरफेस ऑफ दिस गॉसियन सिलेंडर आ जाएगा। तो कर्व्ड सरफेस ऑफ गॉसियन सिलेंडर क्या होता है? 2 पाई r इंटू एच। तो h की जगह हम लोग l माने हैं यहाँ पे, लेंथ ऑफ द सिलेंडर, इंटू प्लस 0 प्लस 0। बोलिए यहाँ तक कहीं दिक्कत? ठीक है, अभी दिस इम्प्लाइज फाई इज इक्वल टू ई इंटू 2 पाई r l। ठीक है, ये हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। अब गॉस थ्योरम अप्लाई करते हैं इस गॉसियन सिलेंडर के अंदर। ठीक है, तो अब बताइए आप लोग कि इस गॉसियन सिलेंडर के अंदर अगर हम चार्ज पता कर लें तो गॉस थ्योरम आसानी से बता सकते हैं कि नहीं? क्योंकि Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट ही तो गॉस थ्योरम होता है, गॉस थ्योरम होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? Q इनसाइड अगर निकाल लें तो इनसाइड में कितना लेंथ है रॉड का? L लेंथ है, और हमको पता है चार्ज पर यूनिट लेंथ क्या है? लैम्डा। ठीक है, तो एज चार्ज पर यूनिट लेंथ इज लैम्डा, देयरफॉर चार्ज इनसाइड द गॉसियन स्फीयर क्या होगा बता सकते हैं? इनसाइड द गॉसियन स्फीयर सिलेंडर सर,
चार्ज इनसाइड द गॉसियन सिलेंडर क्या होगा? L इंटू लेमडा, ठीक है। तो Q इनसाइड क्या हो गया? L इंटू लेमडा, ठीक है। यूनिट लेंथ पे चार्ज लेमडा था, लेमडा क्या था? चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो यूनिट लेंथ पे चार्ज है लेमडा, तो L लेंथ पे, L ही लेंथ ना रॉड का इनसाइड में है, तो L लेंथ पे चार्ज क्या होगा? तो लेमडा इंटू L, ठीक है। तो ये Q इनसाइड हो गया। देयरफॉर फ्रॉम गॉस थ्योरम, फ्रॉम गॉस थ्योरम फ्लक्स एसोसिएटेड विद गॉसियन सिलेंडर क्या होगा? फाई बराबर क्या होता है? Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो क्या हो जाए? बराबर Q इनसाइड कितना निकाले? लेमडा इंटू L बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। अब देखिए ये भी फ्लक्स हम इसी गॉसियन सिलेंडर से निकालें। पहला इक्वेशन में जो भी फ्लक्स आया है इसी गॉसियन सिलेंडर से, सेकंड में जो भी निकाले इसी गॉसियन सिलेंडर से। अब दोनों फ्लक्स तो सेम ही होना चाहिए, तो कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड, तो क्या हो जाएगा? कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड क्या लिखें? तो E इंटू 2 पाई RL इज इक्वल टू लेमडा इंटू L बाय एप्सिलॉन नॉट। क्या क्या कुछ खत्म हुआ? L समाप्त हो गया। तो फाइनली क्या आ गया? इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 1 बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा बाय R। तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। नोट कर लें। अब इस पे हम एक क्वेश्चन देखते हैं। आपको एक रॉड है, ठीक है। ये इनफाइनाइटली चार्ज रॉड मान लीजिए इसको, ये एक इनफाइनाइटली चार्ज रॉड है, ठीक है। आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में कि एक इनफाइनाइटली चार्ज रॉड से 0.5 मीटर की दूरी पे, एक इनफाइनाइटली चार्ज रॉड के 0.5 मीटर की दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड है E इज इक्वल टू 100 वोल्ट पर मीटर मान लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिएगा। इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस 0.5 मीटर, if the electric field at a distance 0.5 meter from an infinitely charged rod is 100 volt per meter, then find the linear charge density of the rod. आपको लैम्डा बताना है, आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। क्या करना है? E इज इक्वल टू 1 बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाय R। क्या क्या पता है आपको? इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम है, R का वैल्यू पता है, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू मालूम है। यहाँ क्या कीजिएगा, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, 1 बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू पुट करने से तो ज़्यादा आसान है 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू पुट करें, ठीक है। तो इसको 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बनाने के लिए 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आपके लिए आसान हो जाएगा। 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा बाय R,
अब आसान हो जाएगा, इसका वैल्यू डायरेक्ट रखिए 9 × 10⁹, ठीक है। लैम्डा का वैल्यू निकालना है, आर पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके निकाल लेना है, ठीक है। ठीक है, एक और क्वेश्चन लिखिएगा। ये एक स्क्वायर प्लेट है, ठीक है। ये एक स्क्वायर प्लेट है जिसका साइड कितना है a। इसके सेंटर से a/2 डिस्टेंस पे q चार्ज रखा हुआ है, और इसके एक कॉर्नर से a डिस्टेंस पे यहाँ कितना चार्ज रखा हुआ है, 2q चार्ज रखा हुआ है। पिछले क्लास में भी ऐसा क्वेश्चन हम कराए थे, उसमें क्या दिए थे कि सेंटर से सिर्फ एक q चार्ज दिए थे, ठीक है। अभी क्या है कि एक चार्ज सेंटर से भी है, सेंटर से a/2 दूरी पे है, दूसरा चार्ज कॉर्नर से a दूरी पे है, ठीक है। तो हमको बताना है टोटल फ्लक्स एसोसिएटेड विद दिस प्लेट, ठीक है। तो फाइंड टोटल फ्लक्स विथ द प्लेट। ये एक स्क्वायर प्लेट है, ठीक है। कैसे निकालेंगे हम लोग? अगर सिर्फ सेंटर से रहता तब तो बहुत आसान था, q/6ε0 हो जाता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे भी है अभी, तो हमको देखिए, इसको समझिए थोड़ा सा कि अगर मान लेते हैं कि एक प्लेट ये है, ठीक है, इसको हम बेस मान करके एक क्यूब तो इमेजिन कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ये जो 2q चार्ज है वो कहाँ है, क्यूब के ऊपर वाले कॉर्नर पे आ जाएगा कि नहीं, a दूरी पे। तो क्यूब का तीनों साइड क्या होता है, बराबर होता है, तो कॉर्नर पे आ जाएगा ये 2q चार्ज, और ये तो इनसाइड में आ जाएगा। तो इसके लिए जो फ्लक्स होगा इससे, इस फेस से, वो कितना होगा, तो फ्लक्स ड्यू टू q, फ्लक्स ड्यू टू q क्या हो जाएगा, इसको φ1 मान लेते हैं। तो φ1 बराबर कितना, q/6ε0 कर देना, q/6ε0। पिछले क्लास में ये किए थे हम लोग। 6 क्यों हुआ, क्योंकि 6 ऐसा फेसेस है, ठीक है। अगर हम इमेजिन करें 6 फेस को तभी तो ये कवर हो पाएगा, ठीक है। तो q/6ε0। नाउ फ्लक्स एसोसिएटेड ड्यू टू 2q। तो अब सोचिए जरा कि 2q चार्ज कहाँ पे है, कॉर्नर, ऊपर वाले कॉर्नर पे है। तो इस 2q का कितना पार्ट इनसाइड में आएगा, तो जो भी चार्ज कॉर्नर पे रहता है उसका तो 1/8 पार्ट ही ना इनसाइड में आता है, ठीक है। तो चार्ज इनसाइड द गॉसियन क्यूब ड्यू टू चार्ज ऑन कॉर्नर क्या हो जाएगा, q इनसाइड बराबर कितना, 2q बाय कितना ले, 8, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, q/4, ठीक है। अब इसी के कारण टोटल फ्लक्स होगा, तो जो भी फ्लक्स होगा वो 3 ही फेस से एसोसिएट होगा ना। ये हम उस पिछले क्लास में आपको समझाए थे कि अगर किसी भी कॉर्नर पे चार्ज है तो उससे जो भी लाइंस ऑफ फोर्स निकल रहा है वो किस फेस को क्रॉस कर रहा है, सामने वाले दोनों फेस को कर रहा है और फर्श को कर रहा है, ठीक है। बाकी इस फेस को, छत को और इस फेस को तो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो जो भी हम फ्लक्स निकालेंगे इस क्यू इनसाइड के कारण वो 3 फेस से एसोसिएटेड होगा। तो फ्लक्स एसोसिएटेड विथ 1 फेस क्या हो जाएगा, फ्लक्स एसोसिएटेड विथ, देयरफॉर फ्लक्स एसोसिएटेड विथ क्यूब पहले लेते हैं हम लोग, एसोसिएटेड विथ 1 फेस ऑफ क्यूब। चलिए 1 फेस ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा, तो टोटल 3 फेस से फ्लक्स क्या हो जाएगा, q/4ε0, ठीक है। तो एक फेस से क्या हो जाएगा, q/4ε0 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। तो φ2 बराबर q/4ε0 डिवाइडेड बाय 3, तो क्या हो जाएगा, q/12ε0,
ये phi2 निकला, तो टोटल फ्लक्स एसोसिएटेड विथ दिस प्लेट क्या हो जाएगा, मतलब टोटल फ्लक्स एसोसिएटेड विथ वन फेस। तो पहले इसको नोट कर लीजिए, यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। तो टोटल फ्लक्स फाई बराबर phi1 प्लस phi2 बराबर phi1 कितना था q/6 एप्सिलॉन नॉट प्लस phi2 कितना है q/12 एप्सिलॉन नॉट। तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा, एलसीएम 12 एप्सिलॉन नॉट आ गया, तो कितना q/4 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ठीक है, रहने देते हैं यहीं तक।